सो दिस इज डे नंबर 2। डे 1 पर हमने काफी चीजें पढ़ी। डे 1 पर मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बैलेंस शीट का खत्म कर दिया था। बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट अपन ने खत्म कर लिया था एंड बैलेंस शीट के साथ साथ दोस्तों कई सारे चीजों के बेसिक्स भी हमने समझ लिए थे। आई होप आपने वो चीजें देखी होंगी। याद है कि नहीं? भाई सबसे पहले याद है अपन ने बैलेंस शीट देखी होगी तो आपको याद होगा कि बैलेंस शीट में सबसे पहले आता है कंपनी का नाम। कंपनी के नाम के बाद हम किस ईयर एंड के लिए की पोजीशन बता रहे हैं बैलेंस शीट की। दैट इज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च फॉर एग्जांपल से 2025। तो 31 मार्च 2025 के लिए बनाएंगे। सबसे पहली चीज आती है बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहला क्या आता है सर? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर तीन बातें। इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। करेक्ट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और उसके बाद मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर वारंट मैंने आपको बताया था, है ना, कि अभी शेयर्स इशू नहीं किए हैं। याद रखिएगा, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसपे एक टोकन मनी रिसीव हो गई है। इट मे बी एक्सरसाइज बाय द पर्सन इन द फ्यूचर और मे नॉट बी एक्सरसाइज। इफ एक्सरसाइज तो वो शेयर्स इशू हो जाएंगे उसको। याद आ रहा होगा आप लोगों को? यस नो प्लीज कंफर्म, बोलो जल्दी। एक बार कंफर्म कर देना भाई। करेक्ट। ओके, नाउ जस्ट अ मोमेंट। फिर हमने देखा था इसमें शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ऐसा एप्लीकेशन मनी जिसपे शेयर होल्डर अभी बना नहीं है, एप्लीकेशन मनी पे किया मतलब अभी शेयर होल्डर बना नहीं है सामने वाला पर्सन। शेयर होल्डर कब तक नहीं बनता है सामने वाला पर्सन? जब तक कि अलॉटमेंट ना हो जाए कंपनी की तरफ से। तो अगर कोई मनी रिसीव करी है कंपनी ने पेंडिंग अलॉटमेंट, तो कहना इसे इट इज स्टिल व्हाट? It is still what? Pending allotment. And since it is pending allotment, it cannot be forming part of the shareholders fund, and shareholder fund का ये पार्ट नहीं बना। तो कहना ही से ये क्या हो जाएगा? सीधा सीधा क्या हो जाएगा? हमारा एक सेपरेट पार्ट बन जाएगा एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। सर ये मनी दिखेगा कब? मैंने आपको याद हो कल आपको नोट्स जो आपको लिखवाए थे, नोट्स इफ यू रिमेंबर, तो दीज आर द नोट्स। ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी करवाए थे, 1 मिनट आपको स्क्रीन पे विजिबल हो जाएंगे 1 सेकंड के अंदर। ये एग्जाम्पल कुछ ऐसा लिखवाया था मैंने आपको। यस नो माय डियर फ्रेंड्स? याद आ रहा है? डन। हाँ, मैं चैट आपका एवरीवन पे कर दे रहा हूं ताकि आपके चैट सभी के मेरे को दिखते रहें। ठीक है, पर्सनली चैट मत भेजिएगा, मेरे को दिखेगा नहीं आपका मैसेज। ठीक है, अभी आई होप आप लोग चैट फॉर एवरीवन दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो कल तक के डिस्कशन में कोई डाउट्स यहां तक में? एवरीबडी, चलिए। तो अब कुछ बातें अपन लिख लें जो अपने को लिखनी चाहिए थी, कल अपनी पेंडिंग रह गई थी। चलिए, सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, हम यहाँ पे जितनी भी बातें समझे हैं उनको सबको एक जगह पे समेट लेते हैं, फाइनल आउटकम दे देते हैं। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन थी कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू असेट। करेक्ट है। कैपिटल में आया था हमारा शेयर होल्डर्स फंड। इस शेयर होल्डर फंड के अंदर कितनी बातें हैं?
शेयर कैपिटल, रिजर्व्स इन सरप्लस, शेयर वारंट्स। करेक्ट। हेलो। शेयर वारंट्स। सेकेंडली यहां पे आया था एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। लिखा सेकंड। तीसरा, लाइबिलिटी के दो पार्ट्स बनाने का। लाइबिलिटी के दो पार्ट्स बनाने के बच्चों, पेंडिंग अलॉटमेंट, लाइबिलिटी के फिर आ जाएंगे एक और, करंट, नॉन करंट। करंट में आ जाएगा, पहले आ जाए नॉन करंट पे, सॉरी, पहले लिखना नॉन करंट, देन आपका करंट। में पहला आ जाता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सेकंड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। चलो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, देन आ गया अपना डेफर्ड टैक्स एसेट्स, सॉरी लायबिलिटी। तीसरा आ जाएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। चौथा, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। करेक्ट। फिर अगर मैं बात करूं किसकी, करंट की, तो करंट में सबसे पहले आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स या अदर करंट लायबिलिटी, सॉरी, अदर करंट लायबिलिटीज, लास्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। करेक्ट एवरीबडी, याद रहेगा। ये मैंने शॉर्ट में करा दिया। अब ये मैं शॉर्ट में क्यों करा पा रहा हूँ, बिकॉज अपन ने कल पूरा 1 से 1.5 घंटा इस पे दिया है, तो अब अपने को आराम से चीजें याद आनी चाहिए। ठीक है, आ जाते हैं एसेट्स पे। ये लिख लिया हो तो मैं एसेट्स पे चलूं। ये लिख लिया हो तो अपन एसेट्स पे चलें। जल्दी बोलो। यस। नाउ सर, एसेट्स में आते हैं दो, दो क्लासिफिकेशन, नॉन करेंट और करंट। चलो नॉन करंट के बारे में लिख लें। नॉन करंट में पहला पीपी, पहला आता है नॉन करंट में पीपीई। दूसरा आता है इंटेंजिबल। तीसरा आता है, तीसरा आता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। चौथा आता है इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। करेक्ट। नाउ ये हमारा था ए के अंदर, ए के अंदर मतलब पीपीई एंड इंटेंजिबल्स। बी,
नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, सी deferred tax assets, and the last one D long term loans and advances, E other non current assets. ये मेरे assets हो गए, करेक्ट है। और यहां पे लास्ट हमारा अपन लिखेंगे करंट आइटम्स के बारे में। करंट आइटम्स में सबसे पहला क्या आता है, यू रिमेंबर करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स के बाद इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, डी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ई शॉर्ट टर्म loans and advances, last other current assets. So this was your entire balance sheet. Can you remember the entire format? इसमें लिख देना यहाँ पे हेडिंग डाल के फॉर्मेट। डिटेल में आप वो पीडीएफ देख लेना, और लास्ट डे रिवीजन के लिए क्विकली रिकैप करने के लिए फटाफट से आपने ये देख लेने का है। आपको याद है फॉर्मेट पक्का? तो चार्टर्स, तो पीडीएफ में मतलब जो अपनी नोट्स है उसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 पे आ सकते हैं क्या अपन? हम इतने कैपेबल हो गए हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, बताओ पूछ दूं क्या? मुझे कुछ पूछना है, क्योंकि हम अकाउंटिंग में क्या रिकॉर्ड करते हैं? हम अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड करते हैं सर? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, करेक्ट है। व्हाट इज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन? ट्रांजेक्शन मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज नथिंग बट एनी इवेंट, कंडीशन or transaction which of business which can be expressed in terms of money is nothing but financial transaction. I hope it is clear to everybody. Hello, है ना? So what are the elements of financial transaction? तो एक ट्रांजेक्शन में कितने एलिमेंट्स होते हैं सर? 5। 5 आपने बचपन से पढ़े। असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, इक्विटी, ये जिसे मैं कैपिटल बोलता हूं, करेक्ट? बहुत बेसिक वाली बात करी मैंने, राइट? नाउ अंडरस्टैंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो लिखो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के 5 एलिमेंट, हेडिंग डालो। तो नंबर नेक्स्ट है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो सर होता क्या है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? सर ये तो बहुत बेसिक चीज है, आप हमें क्यों बता रहे हो? ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कभी बाद में कंफ्यूजन ना हो। एनी इवेंट, एनी इवेंट transaction of business which can be expressed in terms of money. There are 5 elements of financial transaction. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Asset, liability, income, expense, equity. Correct? Am I clear, charters? कितने अपनी चीजें अपन ने लिखनी थी देखो। अगर हम याद करें कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे ही थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे थे,
और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम किस पे आ गए थे? फॉर्मेट को समझते हुए बैलेंस शीट पे आ गए थे। ठीक है, चलो अब मुझे, हाँ ये देखो, अब मुझे एक बात बताओ, असेट के बारे में हमने पढ़ लिया, इनकम एक्सपेंसेस पेंडिंग है, इक्विटी के बारे में भी हमने देख लिया। असेट क्या होता है सर? एनीथिंग, एनी रिसोर्स विच गिव्स अस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, करेक्ट? हेलो, any resource which gives us future economic benefit and that is asset। क्या वो asset हो गया? Tell me, दिख रहे हो क्या? हम्म, बेटा ओपन टू ऑल पे लिखना है ना? अब पूछो, असेट के बारे में थोड़ा सा, एनी रिसोर्स विच गिव्स अस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दैट इज नथिंग बट असेट। क्या ये डेफिनेशन करेक्ट है? हाउ मेनी ऑफ यू से यस? सी एक बात सुनो आपसे, देवांश सेड नो। व्हाई देवांश? आई वांट टू नो द रीजन। क्योंकि जितने लोगों ने यस लिखा है आंसर इज नो, करेक्ट आंसर इज नो। आपने पूरा सुना ही नहीं, बस आपने दो तीन वर्ड सुने, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, और आपने बोल दिया असेट। ध्यान से सुनना माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना अभी। असेट इज समथिंग इन विच we as an entity has control, so that is why it is our resource। अब जो लोग ये बोल रहे हैं सर इसमें तो रिसोर्स आपने बोला ही नहीं था, बोला तो था, सॉरी कंट्रोल नहीं बोला था। ध्यान से सुनने का, ओए इधर इधर इधर, अभी तुम्हारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया चैट पे, अभी इधर आ जाओ। मैंने बोला एनी रिसोर्स विच गिव्स अस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज असेट, यू सेड यस, आंसर इज नो। यू नो व्हाई? अच्छा, जितने लोगों को लगा नहीं सर ये नो इसलिए बोला है क्योंकि कंट्रोल आपने नहीं बोला, व्हेन आई से माय रिसोर्स इट इज ऑब्वियसली कि उस पे मेरा कंट्रोल है। ओ, तो फिर क्या कमी रह गई सर? सोच के देखो। क्या मतलब सर, कंट्रोल वाला, कंट्रोल की वजह से आपने नो नहीं बोला है, करेक्ट। मैं बोल रहा हूं एनी रिसोर्स विच गिव्स मी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बियॉन्ड मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड दैट इज असेट। अगर किसी रिसोर्स से मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, मतलब सर ध्यान से देखना, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, किससे मिलेगा सर? एनी रिसोर्स। कौन सा रिसोर्स है ये? एंटिटी का रिसोर्स होना चाहिए, इस पे किसका रिसोर्स है ये? एंटिटी का, मतलब एंटिटी का इस पे कंट्रोल होगा, यस। तो इस रिसोर्स का जो बेनिफिट ड्राइव हो रहा है, ये बेनिफिट चेक करो कब तक के लिए हो रहा है। इफ इट इज अप टू वन रिपोर्टिंग पीरियड, वन रिपोर्टिंग पीरियड मतलब विद इन 12 months, और मोर देन वन रिपोर्टिंग पीरियड। ओ, अगर मोर देन वन रिपोर्टिंग पीरियड है ना तो ये असेट है, एल्स ये हमारी इनकम है, सॉरी एक्सपेंस है। ओ या, 11th का कॉन्सेप्ट है ये, यू अंडरस्टूड? फिर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट सुन के नहीं बोल देना एसेट है, वो बेनिफिट कब तक मिल रहा है? सर वो बेनिफिट मैंने ड्राइव कर लिया विद इन दिस ईयर, तो वो मेरा एक्सपेंस हुआ ना, तो वो तो फिर स्टेटमेंट ऑफ प्योरल में जाएगा। ओ करेक्ट। लेकिन एनीथिंग, ध्यान से, एनीथिंग विच गिव्स मी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर मोर देन वन पीरियड देन इट इज असेट। एंड जो रिसोर्स है, कैन आई से उस पर ऑब्वियसली मेरा कंट्रोल होगा, आंसर इज यस, करेक्ट है, अंडरस्टूड। अब ध्यान रहेगा,
पक्का? ठीक है। अब एक बात और सर, सिंस मेरी एंटिटी को क्या मिल रहा है, ये जो एंटिटी है मेरी, इसको क्या मिल रहा है, बेनिफिट। अगर एंटिटी इज रिसीविंग बेनिफिट, कैन आई से इसका बैलेंस डेबिट होगा? यस और नो? एंड यू नो इट वेरी वेल कि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल असेट्स आर डेबिटेड। यस नो? तो इनका बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस एंड डेबिट बैलेंस। आई होप आपको अब बहुत क्लैरिटी है, इससे ज्यादा मैं इसको इजी नहीं कर सकता, सो सॉरी, इससे ज्यादा इजी नहीं कर सकता मैं। सबको दिमाग में आया? आरुषि, अदिति, अग्रिमा, अमय, अनिकेत, अंशिका, अर्चिता, अश्मिका, गिरिराज, देवांश, हर्षु, किरण, कोमिल, निकिता, पलक, परिधि, ऋषभ, सांभवी, श्रद्धा, श्रेयांश, एवरीबडी इन द चैट बॉक्स जिनके नाम भी नहीं ले पाया, माय वंडरफुल फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। करेक्ट। नाउ सेकंड, सेकंड सोच के देखना अभी, जो मैं बोलने वाला हूं ध्यान से सुनना। सर क्या बोलने वाले हो? सुनो तो। अब बात कर रहे हैं अपन किसकी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। किसकी बात कर रहे हैं? इनकम एंड, इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर की। तो मैंने आपको यहाँ पे एक्सपेंस तो बता दिया, अब मुझे आपको क्या डिफाइन करना है, इनकम। नाउ आई वांट टू डिफाइन इनकम, सो कैन आई से आई विल टेल यू व्हाट इज योर इनकम बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी। बता दूं, लायबिलिटी आपको पता ही क्या होती है, क्या होती है लायबिलिटी? टेल मी इन द चैट बॉक्स, आई एम वेटिंग। क्योंकि देखो इंटरेक्टिव कर करके अपन कर रहे हैं, नहीं तो देखो दो चीज, एक और चीज कर सकते हो दोस्तों फटाफट से। मैंने बताया, मैंने ही लिखवा दिया, आपसे पूछा ही नहीं, तो क्या है उसमें मजा आपको बहुत जल्दी आएगा कि जल्दी जल्दी चीजें हो जाएंगी, बट पता क्या होगा, पता क्या होगा, आपको लर्निंग करने का टाइम नहीं मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर। तो आप बता दो अप्रोच नंबर 1 2। अब सुनो, इस केस में क्या था, एंटिटी को बेनिफिट रिसीव हो रहे थे, बेनिफिट यहां रिसीव हो रहे थे, ठीक है ना। अगर एंटिटी मेरी, ध्यान से सुनना, मेरी एंटिटी मतलब कंपनी रिसोर्सेस को, रिसोर्सेस को दे रही है, गिविंग बेनिफिट्स, गिविंग बेनिफिट्स, और जो बेनिफिट था वो एंटिटी ने विद इन 1 ईयर पूरा पे कर दिया, विद इन बेनिफिट गिवन बिफोर बैलेंस शीट डेट, बेनिफिट yet to be given till बैलेंस शीट डेट। सर बेनिफिट देना मतलब इसी को आप बोलते हो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस। ओ यार, ये बात समझ में आ रही है? तो दो बातें, पहला, entity is receiving benefits, entity is giving benefits. Receiving benefits if the benefit, if the benefit is for only one accounting period, expense. If the benefit received for more than one accounting period, asset, recorded as asset. अब entity is giving benefits, giving benefits मतलब outflow of resources, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज को एक और बात बोल सकते हैं अपन, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन है कंपनी की, और वो बेनिफिट बैलेंस शीट डेट के पहले पहले ही आपने दे दिया, तो रिकॉर्डेड एज योर इनकम, क्योंकि उसके बदले में आपको क्या मिला होगा, उसके बदले में आपको क्या मिला होगा, कंसीडरेशन। बेनिफिट देने के बदले में आपको इनकम मिल गई,
तो वो इनकम बैलेंस शीट डेट के पहले ही मिल गई, तो कहना इसे आपने उसी साल का बेनिफिट दे दिया और उसी साल उसकी इनकम मिल गई, कंसिडरेशन मिल गया, तो दैट इज योर इनकम। और बेनिफिट येट टू बी गिवन बट अमाउंट इज रिसीव्ड, सो बेसिकली इट इज योर लायबिलिटी। और दोनों का बैलेंस आई होप क्रेडिट होता है। ये बहुत ही बचपने वाली बातें मैंने आपको बताई हैं। आई होप आपका रिवीजन और दिमाग के जाले साफ हो गए होंगे चार्टर्ड्स। टेल मी एवरीबडी, यू वांट टू राइट इट? यू वांट टू राइट इट? जल्दी बोलो। आई होप ये बेसिक्स क्लियर है, तो अब अपन क्वेश्चन पे चल सकते हैं। मेरे को लगा बता देना चाहिए। तो देखो कौन सा वाला, मैं वही पूछ रहा हूं। इफ एनीबडी हैव एनी डाउट्स आस्क क्विकली, ध्यान से सुनो। इधर इधर इधर, फोकस फोकस, इधर इधर, बहुत सिंपल। एक कंपनी है आपकी, आप समझ के चलो आपकी कंपनी है, या तो कंपनी बेनिफिट देगी या बेनिफिट रिसीव करेगी, करेक्ट? या तो बेनिफिट देने वाली है, गिविंग द बेनिफिट्स, और रिसीविंग द बेनिफिट्स। गिविंग द बेनिफिट्स, बेनिफिट अगर दे रही है कंपनी, तो कहने से उसके बदले में उसे क्या मिलेगा? कंसीडरेशन। कंसीडरेशन बिफोर बैलेंस शीट डेट मिल गया, दैट इज इनकम। कंसीडरेशन मिल गया, बेनिफिट अभी भी देना बाकी है, लायबिलिटी। करेक्ट कार्तिक, यू अंडरस्टूड? बेनिफिट रिसीव करना था, और उस बेनिफिट को जो हमें रिसीव करना था मेरी कंपनी को, वो फॉर ओनली वन अकाउंटिंग पीरियड है, एक्सपेंस, एल्स एल्स असेट। करेक्ट? ये चारों क्लियर हो गए, और इक्विटी पे हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो कहना इसलिए अब आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी भी क्रेडिट होती है क्योंकि ये ओनर्स फंड होता है। हाँ, बट सर लायबिलिटी तो पे करते हैं ना, तो व्हाट यू हैव हर्ट नाउ? ओ भाई, गिविंग द बेनिफिट, रिसीविंग कंसीडरेशन, मिस्टर कार्तिक जी, गिविंग बेनिफिट्स, एंटिटी इज गिविंग द बेनिफिट एंड रिसीविंग कंसीडरेशन। तो अगर कंसीडरेशन रिसीव हो गया और बेनिफिट अभी भी देना बाकी है, कैन आई से इट इज नथिंग बट ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी? सिंस इट इज द ऑब्लिगेशन, इट इज लायबिलिटी। या एंड इस इसको मैंने शॉर्टर लैंग्वेज में, लेमन भाषा में लिखा है, गिविंग बेनिफिट्स। आप अगर देखोगे ना डेफिनेशन, जब भी आप लोग सभी ने देखा होगा ये वर्ड और ये वाला वर्ड, ये जो मैं दो हाईलाइट कर रहा हूं, ये दोनों आपने डेफिनेशन में देखे होंगे हमेशा, या ये वाला वर्ड आपने देखा होगा डेफिनेशन में हमेशा। सभी को क्लियर है अब? चलो, तो क्या हम क्वेश्चंस पे बढ़ सकते हैं आप? तो अब हम बैलेंस शीट पूरा खत्म कर देते हैं, बैलेंस शीट के सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर हम धीरे से पीओरएल पे चलेंगे और पीओरएल के सारे क्वेश्चंस करेंगे। आई होप नाउ इट इज क्लियर टिल नाउ। सबको क्लियर? किसी को एनीबडी एनी डाउट्स? चलो, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर नोट्स। मैंने आपको नोट्स में क्वेश्चन नंबर 1 दे के रखा है। ये क्वेश्चन मस्ट डू क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मस्ट डू क्वेश्चन है। रीजन नंबर 1, इसको करने का बहुत बढ़िया बेनिफिट ये है कि हमारा मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन टू सिमिलर इसके जैसे, ये तो आप मॉड्यूल जाके होमवर्क में ये क्वेश्चन कर सकते हो। साथ ही साथ सितंबर 24 का भी क्वेश्चन आपका हो गया, क्योंकि वो भी सिमिलर है। आई होप इट इज क्लियर। मेरे नोट्स में जितने क्वेश्चन है सारी वेराइटी कवर है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मतलब आपकी सारी वेराइटी, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट स्टडी मटेरियल सब कवर होते जा रहा है, डोंट वरी। नाउ द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस। आर यू गाइस रेडी? शैल वी स्टार्ट? पक्का? ओके सर, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ सुभाष लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, बैलेंस शीट कौन सी डेट की है, सॉरी फिगर्स कौन सी डेट के गिवन है? 31 मार्च 2017। फिगर्स रुपीज इन थाउजेंड्स है, ठीक है। लैंड एट कॉस्ट
110, प्लांट एंड मशीनरी 385, कोई दिक्कत नहीं। डेटर्स अपने को दिए हैं 48 के, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। मेरे साथ जितने भी चैप्टर्स आप बैठ रहे हो, सारे चैप्टर्स में मस्ट डू क्वेश्चंस ही हैं। मैंने चाहे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा या ये, और मैं आपको बता दूं दिस इज अ वेरी बेसिक चैप्टर, इसलिए मैं बहुत स्लोली चल रहा हूँ, क्योंकि आगे जब मैं एएस पे आऊंगा ना, यू विल फॉल इन लव विद दिस सब्जेक्ट। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है, इसमें आपको कंप्लाइंस बहुत सारे समझने पड़ते हैं। आई होप यू आर गेटिंग इट। खुशी, वेदांत, कार्तिक, स्नेहा, श्रेयांश, श्रेया, श्रद्धा, सांभवी, रिया, ऋषभ, परी, महक, निकिता, नंदना, कोमिल, ठीक है। हाँ। ए चालू करो यार सर, यार बहुत टाइम हो रहा है, इसकी 12 बजाऊं, मैं तो क्वेश्चन के लिए आया था। अरे इसे थोड़ी होता है, भगाना होता तो फिर कब का भगा देते। यू आर स्टडिंग फ्रॉम हाई डेफिनेशन अप्रोच। हाँ, थोड़ी सी फ्लेक्सिंग जरूरी। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सर आप क्लास में हो? नहीं, मैं अपने घर पे हूँ। मेरे घर पे मैंने स्टूडियो लगा के रखा है। मीट माय फ्रेंड शेरू। से हाई टू शेरू। फाउंडेशन वाले जानते होंगे, बस इंटर में पहली बार जो मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा हाई नहीं करनी, उसको हाई लग जाएगी। नाउ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सर, बैंक 10, परचेजेस 160, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 30, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 15, सेलिंग एक्सपेंसेस 15, ओपनिंग स्टॉक 10, इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड 9 है। इक्विटी शेयर कैपिटल 150 है, 10% डिवेंचर 100, जनरल रिजर्व 65, पी एंड एल 36, शेयर प्रीमियम 20, सेल्स 350, क्रेडिटर्स 26, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 86, और एक अपने को दिया है खासम खास सस्पेंस अकाउंट 2000 रुपीज का, क्योंकि रुपीज इन थाउजेंड है। इसमें आपको मिक्स दिए आइटम्स, आइटम्स ऑफ एसओपीएल एंड बैलेंस शीट। करेक्ट? हेलो, हेलो, इतना समझ में आ रहा है? हाँ सर, इतना तो आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या आप इसमें बैलेंस शीट के आइटम्स आइडेंटिफाई कर सकते हो? हाँ सर। चलो, इसको मैं बैलेंस शीट पे ले जाऊंगा। बैलेंस शीट में कहां पे? नॉन करेंट एसेट्स पे। अगेन नॉन करेंट एसेट्स, डेटर करेंट एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नॉन करेंट एसेट्स, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। करेक्ट? सेलिंग एक्सपेंसेस ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ये, इंटरिम डिविडेंड पेड, इक्विटी कैपिटल ये तो शेयर कैपिटल, डिबेंचर नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, याद आ रहा होगा आपको, जनरल रिजर्व, पी एंड एल, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व्स एंड सरप्लस। करेक्ट? सेल्स तो अपना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब पीओरएल में जाएगा। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहां जाएंगे सर? करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल्स। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सर, नॉन करेंट एसेट में याद है, नॉन करेंट एसेट का नाम लिखते हैं और उसमें कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यस नो? हाँ, याद आ गया सर? क्या आप भूल पा रहे हो? मुझे एक बात बताओ, क्या आपको इससे पहले, इस क्वेश्चन के पहले इतने क्लैरिटी के साथ सारी चीजें याद आई थी? नाउ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई एवरीथिंग? हाँ या ना? ना, फोकस, फोकस, अगेन फोकस। सर क्या हुआ? अरे सर देखो, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी इशूड बोनस शेयर्स टू शेयर होल्डर ऑन 1:3 बेसिस। 1:3 के बेसिस पे उन्होंने बोनस इशू किया है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, बोले कोई एंट्री हुई नहीं इसके लिए। बताओ, कोई एंट्री नहीं करी। मुझे बताओ, अगर, मुझे एक बात बताना, आपने बचपन में फाउंडेशन में पढ़ा होगा बोनस इशू, पढ़ा है कि नहीं? बोनस शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं या कोई पैसा लिया जाता है? टेल मी। फ्री?
और टेक्निकली इफ आई टेल यू, बोनस के लिए अगर ये मेरी बैलेंस शीट है फॉर एग्जांपल, ये मेरा शेयर होल्डर फंड है, ये मेरे रिजर्व्स एंड सरप्लस है, इसी के अंदर शेयर कैपिटल है, फिर रिजर्व्स इन सरप्लस है। रिजर्व्स इन सरप्लस में कई सारे रिजर्व्स होते हैं, कहना इसे रिजर्व्स को यूटिलाइज करके मैं शेयर कैपिटल बढ़ा देता हूं। तो अगर कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू करे तो बोनस शेयर्स तो बढ़ जाते हैं, मतलब शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी और रिजर्व्स कम हो जाएंगे। हेलो, तो व्हाट शुड बी माय जर्नल एंट्री? व्हाट इज माय जर्नल एंट्री? सर जर्नल एंट्री ऐसी होती है, रिजर्व्स एंड सरप्लस डेबिट, सॉरी, डिविजिबल प्रॉफिट्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं बोलेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट्स। व्हाई? बिकॉज सारे रिजर्व से हम बोनस इशू कर सकते हैं, नो, फ्री रिजर्व से। फ्री रिजर्व्स आर नथिंग बट डिविजिबल प्रॉफिट्स। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, फ्री रिजर्व्स। यस और नो? अच्छा, यही एंट्री अपन ने नहीं करी है शायद, वो यही बोल रहा है, बोले नो एंट्री रिलेटिंग टू दिस येट हैव बीन मेड। मतलब कि बोनस इशू कर दिया लेकिन एंट्री नहीं पास करी, तो क्या अकाउंटिंग इंपैक्ट आया होगा? हमें एंट्री पास करनी चाहिए थी। यस। तो कौन सी एंट्री हमने मिस कर दी? इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? नाउ चार्टर्ड, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। पहला एडजस्टमेंट क्लियर है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 25,000 शेयर ऑफ द 10 रुपीज ईच। मतलब मुझे बताओ इसमें क्या हो जाएगा, ये नोट नंबर 1 में जाएगा सर, नोट नंबर 1 में जाएगा ये। नोट नंबर 1 क्या होता है हमारी बैलेंस शीट का? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में ऑथोराइज शेयर कैपिटल सबसे पहले लिखते हैं, फिर इशूड, पेड अप, सब्सक्राइब लिखते हैं। यस नो माय डियर फ्रेंड्स? कोई दिक्कत नहीं, इजी। ओके सर, इसका वेटेज कितना होता है? मैंने आपको बताया था डे 1 पे, 10 to 12 मार्क्स, 14 मार्क्स मैक्सिमम। कंपनी ऑन द एडवाइस ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूअर विश टू रीवैल्यू द लैंड एट 1,80,000। लैंड अभी कितने की है? 110 रुपीज इन थाउजेंड, मतलब 1,10,000। अभी कितने की हो गई? 1,70,000। कितने से बढ़ गई? कितने से बढ़ गई? 70,000 से बढ़ गई सर। 70,000 कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, यस और नो? और कहना इसे मैं लैंड की वैल्यू बढ़ा दूंगा। अब ये बात समझ में आ रही है? तो मेरी यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी? सी में लैंड डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। कितने से बढ़ी सर? 70,000। कोई प्रॉब्लम्स यहाँ पे? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर डिक्लेयर डिविडेंड एट 10%। डिविडेंड डिक्लेयर किया, पे किया है क्या? पे नहीं किया है, डिक्लेयर कर दिया है। जब डिक्लेयर कर दिया है तो मेरे को एक बात बताना, सबसे मैंने पहले बनाया होगा मैंने एसओपी और एल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। वहां पे मेरा नेट प्रॉफिट पहले मैंने लिखी होंगी इनकम, फिर लिखा होगा एक्सपेंसेस, करेक्ट? अरे दादा, सुनो सुनो सुनो, कार्तिक, यू आर गोइंग वेरी रॉन्ग, कम बैक। इनकम एक्सपेंस, ये क्या आ गया मेरा? प्रॉफिट, ठीक है। ये प्रॉफिट जो आ गया, कैन आई से, मैंने आपको कल इसमें वो नोट नंबर 2 दिखाया था। नोट नंबर 2 हमारा क्या था बैलेंस शीट का? स्टेटमेंट ऑफ प्योरल में का बैलेंस भी उसी में आता है। और स्टेटमेंट ऑफ प्योरल का बैलेंस हमने कैसे देखा था? इफ यू सी, दिस इज हाउ वी डिड इट, कि सर सरप्लस एट द बिगनिंग प्लस प्रॉफिट और लॉसेस फॉर द करेंट ईयर, लेस कर दो उसमें से इंटरिम डिविडेंड, लेस करो अगर आपने कोई रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है, और ऐड कर दो फ्रॉम रिजर्व्स। करेक्ट? करेक्ट? यस नो? आपने अगर इंटरिम डिविडेंड यहां पे डिक्लेयर ही कर दिया है या पे किया है, जल्दी बताओ।
सर डिक्लेयर कर दिया मतलब मैंने ये मन बना लिया है कि 10% का डिविडेंड, 10% का डिविडेंड मतलब मेरी कैपिटल कितनी होगी, मेरी जो भी कैपिटल है उसमें से मैं डिविडेंड दे दूंगा शेयर होल्डर्स को, जो भी शेयर होल्डर्स होंगे उनको डिविडेंड दूंगा, डिविडेंड दूंगा तो कहना ही से मेरी करंट लायबिलिटी हो जाएगी। क्योंकि विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, विद इन द 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट आई हैव टू पे इट, आई हैव टू सेटल इट, सो इट विल बी फॉर्मिंग माय करंट लायबिलिटी। करेक्ट। करंट लायबिलिटी के अंदर कौन से हेड में आएगा, अदर करंट लायबिलिटी। ठीक है, तुमको समझा, यस नो, हाँ सर याद आ गया। और ये करंट डिविडेंड के लिए मैंने पैसा लिया कहां से, पीओरएल से, प्रॉफिट कम करूंगा, तो सी बात है ना। इसके बाद वो बोल रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स 40%, ठीक है 40% का प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना है, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। बताओ एडजस्टमेंट नंबर ए बी सी डी, कोई डाउट्स, ए में कोई डाउट्स, बी में, सी में और डी में। अब आता है ई, ई क्या बोलता है, सस्पेंस अकाउंट ऑफ ₹2000, 2000 का सस्पेंस अकाउंट गिवन है। वो बोल रहा है ये पता कहां से आया है, ये आया है कैश रिसीव्ड फॉर द सेल ऑफ सम ऑफ द मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 को आपने क्या किया, मशीन बेची, मशीन बेची, हाँ, और कॉस्ट ऑफ द मशीन पता क्या थी, 5000, जिसमें डेप्रीशिएशन था 4000 का। तो आपने 1000 की मशीन 2000 में बेची। हेलो, यू अंडरस्टूड। और वो 2000 को प्रॉफिट ना रिकॉर्ड करके आपने सस्पेंस में डाल दिया। यू अंडरस्टूड व्हाट हैपेंड हियर। भाई मेरे पास मशीन थी जिसकी कॉस्ट थी 5000, जिसपे डेप्रीशिएशन ऑलरेडी दिख रहा था 4000 का, तो एक्चुअल में कैरिंग अमाउंट कितनी थी मशीन की, 1000 की मशीनरी मैंने बेची कितने में, 2000 में। तो मुझे ये रिकॉर्ड कहाँ करना चाहिए था, कैश अकाउंट बढ़ता मेरा इससे, क्योंकि इट विल बी माई कैश विच इज रिसीव्ड ऑन द सेल ऑफ पीपीई, करेक्ट। बट मैंने इसे कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, सस्पेंस पे। सही किया या गलत, गलत किया सर। तो क्या मुझे इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। तो सर क्या करोगे, देखो मेरे पास सस्पेंस अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट को डिलीट कर दूं, सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर मुझे सस्पेंस अकाउंट हटाना है तो मैं उसको रिवर्स कर दूंगा, तो डेबिट कर दूंगा, करेक्ट। हेलो, है ना, तो मुझे रिवर्स इफेक्ट कर देना पड़ेगा। क्या मेरा ये वाला एडजस्टमेंट ई वाला भी आपको समझ में आ गया, एवरीबडी। सर डेप्रीसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 10% ऑन कॉस्ट, ये तो अपन प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक अपने को 30,000 गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक अपने को 30,000 गिवन है, ठीक है। अब उसने रिक्वायरमेंट दी है, रिक्वायरमेंट में उसने बोला है आपको इसका P&L एंड बैलेंस शीट बनानी है ऑन द एज ऑन द डेट एज पर द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब मुझे एक बात बताओ, ओए क्या मैं इसकी बैलेंस शीट बना सकता हूँ, बना सकता हूँ सर, लेकिन इसने क्वेश्चन में एक चीज और डाल दी, प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं क्या होता है, 5 मिनट लगेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस तो बहुत ही ईजी है अगर आपको बैलेंस शीट समझ में आ गई। आई होप इट इज क्लियर। जितना टाइम हमने इन्वेस्ट किया है बैलेंस शीट समझने में, उससे फटाफट से हमारा P&L समझ में आ जाएगा अपने को। चलो तो आ जाओ फॉर्मेट ऑफ पीओरएल पे, ये पीडीएफ है आपके पास, चार्टर्ड्स, डू यू हैव दिस पीडीएफ नाउ। क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ये कब तक के लिए रहता है, फॉर द ईयर रहता है, एज एट रहता है, फॉर द ईयर, सर इंटायर ईयर के लिए रहता है, करेक्ट। इसमें सबसे पहले आ जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इट इज नथिंग बट
अवर सेल्स, क्योंकि हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं, पूरी की पूरी इनकम्स। इनकम्स में सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज अवर सेल्स, और उसके अलावा जितनी भी अदर इनकम्स हैं उसको हम अदर इनकम के कॉलम में लिख देते हैं, जिसको हम पढ़ेंगे नोट नंबर 18 में। चलो आ जाते हैं सर, नोट नंबर 18 क्या है? ये नोट नंबर 18 दिखा आपको, पेज नंबर 6 पर, नोट नंबर 18 पे आ गए सर। इधर अपने को रेंट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुई, डिविडेंड रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुआ, या कोई भी एनी अदर इनकम विच हैज बीन रिसीव्ड, दैट इज अवर अदर इनकम। क्या इसमें अपन पढ़ेंगे बताओ? नेक्स्ट इज, अब यहां से बारी आती है किसकी, एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस में सबसे पहला आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जितना मटेरियल हमने कंज्यूम किया दैट वाज रिकॉर्डेड हियर। सर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कोई भी हमने स्टॉक इन ट्रेड का परचेज किया है उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर चेंजेस इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का चेंज कैसे रिकॉर्ड करते हैं सर? ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, लिख लेने का कहीं। जो हमारी शुरुआत में इन्वेंट्री थी और क्लोजिंग में थी, उसका हम जो ड्यूरिंग द ईयर हमारी जो इन्वेंट्री हमने में चेंज आया उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ड्यूरिंग द ईयर कैसे पता चलेगा सर? मेरे पास होना चाहिए ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज माई चेंज इन इन्वेंट्री। करेक्ट एवरीबडी? सर इसके लिए देखो नोट नंबर 19 भी गिवन है। फिर आता है हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, नोट नंबर 20। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और इन्वेंट्री के लिए अपन एक बार चलते हैं नोट नंबर 19 और 20 पे। चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, डब्ल्यूआईपी, स्टॉक इन ट्रेड, ये तो मैंने आपको बैलेंस शीट के टाइम पे बता दिया था, बट ओपनिंग लेस क्लोजिंग और जो भी आया दैट इज योर आउटसाइड फिगर। करेक्ट। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में क्या क्या आता है सर? सैलरी, वेजेस, बोनस। आपने कोई भी बेनिफिट दिया है किसको? अवरे अपने एम्प्लॉय को, तो वो सारी खर्चे यहां पर रिकॉर्ड होंगे। अलाउंसेस टू स्टाफ, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। करेक्ट। हेलो। और इसके करेक्ट एंड प्रॉपर मेजरमेंट के लिए अपने को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है AS15। AS15 में हम भयंकर डिटेल में जाएंगे एम्प्लॉय बेनिफिट्स पे। ठीक है, आ जाओ। देन आती है हमारी फाइनेंस कॉस्ट, दैट इज नथिंग बट इंटरेस्ट ऑन ऑल बोरिंग्स। भाई डिवेंचर है, उसका इंटरेस्ट जो अक्रू हो रहा है, आउटस्टैंडिंग हो रहा है, वो सारा फाइनेंस कॉस्ट। फिर आ जाओ इस पे, कहां पे? डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। डेप्रीशिएशन किस पे? टेंजिबल पे, अमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल पे, दोनों का टोटल एक हेड बना दो। और इसके अलावा कोई भी खर्चे हो गए, कोई भी खर्चे, दैट इज अदर एक्सपेंस। जिसका कोई नहीं उसका अदर एक्सपेंस। ऑल एडमिन एक्सपेंसेस, ऑल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑल बैड डेट्स, ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन फॉर ऑडिट फीस, टैक्स वर्क, कंपनी लॉ मैटर, कंसल्टेंसी फीस, अदर मैटर एक्सेट्रा, रीइंबर्समेंट ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेंसेस। उस पर मैं डिस्कस करूंगा पर्टिकुलर एडजस्टमेंट पे। गिरिराज होल्ड इट फॉर अ मोमेंट। करेक्ट। so this will be your entire, this will be your entire what? अदर एक्सपेंसेस। ये हो गए हमारे अदर एक्सपेंसेस। करेक्ट। और इन यहां पे आ जाएंगे मेरे पास टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस और टोटल इनकम का मैंने टोटल कर लिया, तो मेरे पास आ गया क्या? प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। एक्सेप्शनल आइटम्स लिख दो AS5, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स AS5, और ये आ गया मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद आता है माइनस टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस के लिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है, करेंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। ये हम कहां पे देखेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। ठीक है, आपने देखा स्टेटमेंट ऑफ पीओएल में 3 आ गए। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस AS15, एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम AS5, टैक्स एक्सपेंस AS22।
ठीक है। नाउ कम्स योर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। फिर एक होता है बेटा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। व्हाट इज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन? AS24, ठीक है। और टैक्स एक्सपेंस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस हम AS22 एंड 24 के साथ देख लेंगे। फिर ये भी आ गया प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, और इन दोनों को ऐड कर दिया कंटिन्यूइंग एंड डिसकंटिन्यूइंग को, तो मेरा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। अब अब काम की बात सुनो। इस पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में वो आपसे पता क्या करवा रहे हैं? वो आपसे पता क्या करवाएंगे? आपने टोटल इनकम्स लिख दी, आपने टोटल एक्सपेंसेस लिख दिए, और फिर आया जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से आपने टैक्स माइनस कर दिया, सो दैट इज योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बस इतना वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चेक कर रहे हैं, क्योंकि जितना रेलेवेंट पार्ट फ्रॉम द एएस है वो सेपरेट एएस में वो आपसे पूछेंगे, ना कि इधर। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू गाइस, है ना? एम आई क्लियर? तो सर इनकम में क्या क्या था, चलो फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इनकम, सर इनकम में था मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज सेल्स एंड अदर इनकम्स। उसके बाद नीचे आ गए हम एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के बाद परचेजेस, चेंजेस इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रीशिएशन, अमोर्टाइजेशन, करेक्ट। और उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस आ गए। इनकम माइनस एक्सपेंसेस, बोल दिया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, सांबवी बोल दिया था। उसके बाद एक्सपेंसेस और इनकम का जो डिफरेंस आया, दैट विल बी ईदर माय प्रॉफिट और लॉस बट बिफोर टैक्स। और जो टैक्स का प्रोविजन है उसको मैंने लेस कर दिया, तो मेरा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स या लॉसेस आफ्टर टैक्स, करेक्ट। हेलो। और मेरा स्टेटमेंट ऑफ प्योरल भी समाप्त हुआ, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। चलो, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे को कुछ भी बनाने को बोल दिया जाए तो मैं बना सकता हूँ क्या? हाँ सर, बना सकते हो। चलो स्टार्ट करें। हाउ वी विल सॉल्व दिस? सॉल्व करने के पहले मैं आप लोगों को चाहूंगा कि एक बार आप क्वेश्चन रीड कर लें वापस से, पूरा क्वेश्चन नंबर 1 रीड करें। आई एम गिविंग यू गाइस 2 मिनट्स, रीड इट ऑल द एडजस्टमेंट्स। कहीं पे भी कोई डाउट हो पूछ लो। कर लिया रीड? चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा? सबसे पहले बैलेंस शीट, या बेटा अगर डिक्लेयर किया है डिविडेंड वो क्या मानेंगे, या प्रपोज किया है? भाई क्वेश्चन में क्या लिखा है? दे हैव डिक्लेयर्ड डिविडेंड। जय, सिंस दे हैव डिक्लेयर्ड डिविडेंड, कैन आई से उन्होंने डिविडेंड देने की ठान ली है। डिक्लेरेशन कब होता है डिविडेंड का? मीटिंग में, नेक्स्ट ईयर पे हो जाएगा। हाँ, फिर तो यहाँ प्रपोज डिविडेंड का काम ही नहीं है। प्रपोज किया है तो फिर दिमाग नहीं लगा। करेक्ट। नाउ सॉल्यूशन, जस्ट फोकस, मैं कैसे सॉल्व करने वाला हूं। अगर किसी क्वेश्चन में प्रपोज लिखा भी हो, देखो हट नहीं गया है। प्रपोज डिविडेंड इज नथिंग बट कि अगर एडजस्टमेंट गिवन है मतलब वो आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, उसका इंपैक्ट कुछ भी नहीं आएगा, बिकॉज उसका कोई इंपैक्ट ही नहीं है। प्रपोज किया है, डिक्लेयर थोड़ी किया है। हाँ सर, डिक्लेयर ही नहीं किया, लाइबिलिटी कहां से आएगी? सोच के देखो। यस और नो? बेटा कहां से आ गया? वो तो प्रपोज ही किया ना, कॉन्टिंजेंसी कहां से आ गई उसकी? प्रपोज किया, दिया ही नहीं है, अभी उस पर कुछ सर्टिनिटी ही नहीं दी है। हाँ, चलो सर सबसे पहले क्या बनाएंगे? एसओपीएल, बैलेंस शीट, नोट्स या वर्किंग नोट्स? आप मुझे बताओ, सबसे पहले हमें क्या बनाना चाहिए? एसओपीएल, बैलेंस शीट, नोट्स और वर्किंग नोट्स? मेरी पर्सनल ओपिनियन से पहले बनाना चाहिए वर्किंग नोट्स।
एक साथ तो तीनों आप नहीं बना सकते एक जन्म में बेटा। एक साथ तीनों कैसे बनेंगे सर, जगह छोड़नी पड़ेगी, तो एक एक करके ही बनेंगे ना। तो देखो, सबसे पहले मेरा जो अप्रोच है वो आप एक बार देखना, मैं कैसे बनाता हूं, मैं अगर मैं एग्जाम में बैठा हूं मैं कैसे बनाऊंगा, वो आप देखो, उस हिसाब से आप अपना कर सकते हो। और ये अप्रोच मुझे बहुत इजी लगती है, क्योंकि एज अ बैक बेंचर मुझे ऐसा लगता है कि यार जितना आसानी से चीजें हों और जितने आसानी से बैलेंस शीट टैली हो जाए वो ज्यादा बेटर है। समझ में आ रही बात? हाँ, तो अब देखो ध्यान से। नंबर वन, वर्किंग नोट्स। स्टेप नंबर वन, अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जब भी क्वेश्चन आए, स्टेप वन, वर्किंग नोट्स। क्या हेडिंग डाल दी हमेशा? वर्किंग। करेक्ट ना? वर्किंग नोट्स बना दिया, थोड़ी ही दूर पे हम बनाएंगे स्टेप टू, नोट्स टू अकाउंट्स। स्टेप थ्री, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या बनाऊंगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर ईयर एंडिंग ऑन 31st March 23, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्वेश्चन में लिखा है 23 है, 17 है, 17 है सर। करेक्ट? ओ, हेलो, है ना? और कंपनी का नाम क्या था? सुभाष लिमिटेड। ठीक है, और ये आ गया मेरा सुभाष लिमिटेड का बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट 31st March 2000। करेक्ट? चल, सबके फॉर्मेट्स बना लो। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। सबसे पहले फॉर्मेट्स बना लो। फॉर्मेट में क्या आएगा देखो, पार्टिकुलर्स, नोट्स, अमाउंट। पार्टिकुलर्स, नोट्स, अमाउंट। करेक्ट? और सॉल्यूशन जहां लिखना स्टार्ट किया वहीं पे लिख दो रुपीज इन थाउजेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा है रुपीज इन थाउजेंड्स। रेडी? एक चीज और, नोट्स टू अकाउंट अपने को बहुत सारे बनाने पड़ते हैं, तो आप चाहो तो पेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, एक ही पेज में कई सारे नोट्स बना सकते हो। सर, इज इट अलाउड इन एग्जाम? यस। हाउ कैन वी ट्रस्ट यू? आई डिड इट, आई हैव ऑलरेडी डिड इट इन माय फाइनल्स, इन माय इंटर्स, एंड आई हैव क्लियर्ड दोज एग्जाम्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओ, गुड मॉर्निंग। कॉपी कम नहीं मिलती, मेरे को प्रॉब्लम पता क्या होती, मैं इसका लॉजिक बताता हूँ। नोट्स टू द अकाउंट्स ना होते दो दो तीन तीन लाइन के, और वो उससे सॉल्यूशन बढ़ता चला जाता है। गलती पता क्या होती है, बाय द टाइम मैंने बैलेंस शीट पे क्या फिगर डालना, पीछे पेज पलटा फिर लाके लिखा, जल्दबाजी में एक आधा जीरो ऊपर नीचे हो जाता है। आधी मिस्टेक यही है, ये आपकी मिस्टेक बचाएगा, बाकी आपका डिसीजन। ठीक है,
आप मुझे बताओ, आपकी गलतियां होती ही नहीं कि आप पीछे से पलट के पेज इधर लाए सॉल्यूशन में? हाँ होती हैं, मेरे से नहीं होती। क्यों नहीं होती? ये हरकत करता हूं। चलो, नोट नंबर 1 में भी याद मैं डाल दे रहा हूं पार्टिकुलर्स और अमाउंट, यहां भी लिख दे रहा हूं पार्टिकुलर्स और अमाउंट। प्रेजेंटेशन भी बहुत प्रॉपर होना चाहिए, प्यारा होना चाहिए। टाइम वेस्ट होता है मॉड्यूल के सॉल्यूशन में, आई नो। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। स्टार्ट करें, चलो। अब आप फोकस करना मैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले पहला एडजस्टमेंट क्या था? पहला एडजस्टमेंट से ही चालू करना है। सर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी इशूड बोनस शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स ऑन 1:3 बेसिस। अच्छा, बोनस शेयर्स किसको दिए होंगे? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही दिए होंगे। व्हाट इज माय एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल? 150, 150 into 1000, दैट इज 1,50,000 डिवाइड बाई 3, मतलब मैं 50,000 का बोनस दे रहा हूं। यस और नो? सर कैसे निकाला? आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 1,50,000, 1,50,000 डिवाइड बाई 3, यानी इसे 50, आप क्या 50,000 के क्या दे रहे हो? बोनस शेयर्स। तो ये बोनस शेयर्स के लिए क्या यूटिलाइज करोगे? रिजर्व्स। ये रिजर्व्स यूटिलाइज करने के लिए आपके पास रिजर्व्स हैं क्या? हाँ है ना सर, कहाँ है? सिक्योरिटी प्रीमियम है, प्योरल है, जनरल रिजर्व है। चलो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लूंगा। क्या मैं सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकता हूं? आंसर इज यस। क्या मैं प्रॉफिट एंड लॉस यूज कर सकता हूं? आंसर इज यस। तो व्हाट आई विल पास? वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्योरल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और ब्रैकेट में लिख दिया 150 इंटू 1/3। कैन आई सी इट इज 20, इट इज 30 और ये आ गया मेरा 50। इसका इंपैक्ट क्या होगा? शेयर कैपिटल मेरी 50 से बढ़ जाएगी। करेक्ट। हाँ, दूसरा एडजस्टमेंट क्या करना है मुझे? ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 25,000 शेयर्स ऑफ ईच। ये बैलेंस शीट में ही जाएगा। हाँ नोट्स में शॉर्ट में चलेगा, चलेगा। वर्किंग नोट में भाई, ओए, वर्किंग नोट में आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो। नोट्स टू द अकाउंट में शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना। मुझे बताओ, नोट्स टू द अकाउंट्स किसका पार्ट है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। वर्किंग नोट क्या है? आपके सॉल्यूशन का पार्ट है। तो नोट्स टू द अकाउंट्स में शॉर्ट फॉर्म्स यूज मत करना। चलो, एडजस्टमेंट नंबर 1 डन। एडजस्टमेंट नंबर 2, सर ये डायरेक्ट बैलेंस शीट में इंपैक्ट दे देंगे अपन। ठीक है, हाँ, इसको होल्ड किया अभी। एडजस्टमेंट नंबर 3, रिवैल्यूएशन। चलो, एंट्री नंबर 2, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 70,000। यस नो? सर करेक्ट है, हो गया, खत्म। चलो, तीसरा वर्किंग नोट, डिक्लेयर डिविडेंड 10% आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर टैक्स, आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर टैक्स। तो कहना इसे, मुझे यहां पे 10% डिविडेंड देना है। मैं डिविडेंड किसको दूंगा बेटा? डिविडेंड किसको दूंगा? शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड किस बेसिस पे मिलता है? शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है उनकी शेयर कैपिटल के बेसिस पे। व्हाट इज माय शेयर कैपिटल? अरे डिविडेंड आप दे रहे हो 20%, ऑन शेयर कैपिटल ही दोगे ना। व्हाट इज योर शेयर कैपिटल नाउ? सर 150 तो ये थी, और उसके बाद 50 का बोनस इशू, तो कहना इसे 2 लाख हो गई। मतलब 200, 200 इंटू 10, कितना 10%, 20 इंटू 20,000 का दे रहे हो आप। तो व्हाट विल बी योर एंट्री? पीओरएल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। करेक्ट एंट्री।
पास कर दो। तीसरा एडजस्टमेंट समझ में आया? कितने लोगों को नहीं आया? श्रद्धा, खुशी, ऋषभ, कोमिल, जय, गिरिराज, अर्चिता, अमय, अदिति। डिविडेंड बांटूंगा तो मेरा प्रॉफिट कम होगा, 2। और फिगर कहां से निकाला सर? 200 इंटू 10%। कई बच्चे 200 ढूंढ रहे होंगे, कहां से आया सर? अगर बोनस का पॉइंट लास्ट होता तो डिविडेंड का पहले होता तो मैं 150 पे डिविडेंड देता चार्टर्ड्स। सिंपल। सर एक और चीज जो आपने पूछी नहीं, बोनस का पॉइंट लास्ट होता और डिविडेंड का पहले, और क्वेश्चन में डेट्स दी रहती तो डेट्स को चेक करता, उसके हिसाब से एंट्री पास करता। ओके। अब इस क्वेश्चन में डेट्स नहीं दी है तो मैं तो देखूंगा ट्रांजैक्शन किस रेफरेंस में गिवन है, जिस सीक्वेंस में गिवन है उसी हिसाब से एंट्री करूंगा। डोंट रटोफाई, दीज आर बेसिक कॉमन सेंस थिंग्स। इसको मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फाउंडेशन की बैच नहीं है। करेक्ट? कितना आ जाएगा? 20। नाउ चार्टर्ड, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेप्रीशिएशन नहीं, सस्पेंस अकाउंट वाला आ गया। सस्पेंस अकाउंट वाला, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट वाला है। 2000 का सस्पेंस अकाउंट मैंने जबरन में ओपन कर दिया, जबकि ये कहां जाना चाहिए था वो देखते हैं। तो देखो मैं इसको लिखूंगा कैसे, ध्यान से देखना। वर्किंग नोट नंबर 4। सर जगह नहीं बची आपके पास? अरे मेरे पास बहुत जगह है, आपको पता नहीं शायद। महंगी कॉपी का बेनिफिट ही यही है, जगह कभी भी बन जाती है। ये देखो, फोर्थ वन, फोर्थ वन, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में जा रहा हूं। सर क्या बोनस इशू ईयर के बीच में हुआ है तो तब भी फुल डिविडेंड डिक्लेयर्ड होगा? यार मेरे को एक बात बताओ, वो डेट गिवन होनी चाहिए ना क्वेश्चन में, अभी तो बोला गिरिराज। क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं तो हम यही एज्यूम करेंगे कि सबको दे रहे हैं। और बोनस इशू किसको देते हैं, नए शेयर होल्डर को या पुराने वाले को? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देते हैं। ओ, इसका मतलब उससे तो डिविडेंड मिलना ही था। यस, करेक्ट है। सोच के देखो, क्या नए शेयर होल्डर को आप डिविडेंड दे सकते हो? हाँ। क्या पुराने वाले को दे रहे हो? हाँ। लास्ट ईयर जो डिक्लेयर किया वो इस साल दोगे? हाँ। ओके। बोनस क्या पुराने वाले को ही दोगे या नए वाले को? सिर्फ पुराने वाले को। क्या नहीं, सिर्फ डिविडेंड तो दोनों को ही मिल रहा है, पुराने वाले। हाँ। मेरे को एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे रॉन्ग एंट्री पास करी, मेरे को यहाँ पे राइट एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी, और मुझे रेक्टिफाई क्या कैसे करना चाहिए था, सोच के देखना। रॉन्ग एंट्री क्या थी? कैश रिसीव हुई, कैश डेबिट टू सस्पेंस। इन्होंने क्या किया, सस्पेंस ओपन कर दिया, टू टू। नाउ सस्पेंस टू टू। नाउ करेक्ट एंट्री क्या होती है? सर करेक्ट एंट्री पता क्या होती है आपकी? कैश अकाउंट डेबिट टू, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन डेबिट 4, टू प्लांट एंड मशीनरी 5, टू प्योरल 1। दिस शुड बी द करेक्ट एंट्री, बट इन्होंने इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस दे पास दिस। तो कहना इस सस्पेंस को हटाना पड़ेगा, इस सस्पेंस को हटाना है, ये क्रेडिट है, इसको डेबिट मार दो। व्हाट आई विल डू इज सस्पेंस अकाउंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन डेबिट 2, 4 टू प्लांट एंड मशीनरी, 5 टू प्योरल 1। एक का प्रॉफिट हो गया मेरे को।
एक का प्रॉफिट हो गया। डन। तो मेरा एडजस्टमेंट नंबर 4 भी समाप्त हो गया सर। क्लोजिंग स्टॉक 30, डेप्रीशिएशन 10% ऑन कॉस्ट, बस। तो मेरे एडजस्टमेंट सारे खत्म। तो वर्किंग नोट भी मेरे सारे खत्म हो गए। अब आ जाते हैं अपन किस पे, ओए, अब आ जाते हैं अपन नोट्स टू अकाउंट्स में। नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 1 कैसे बनाऊंगा मैं? शेयर कैपिटल। नोट नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है। फोर, ट्रेड पेबल्स। कैसे? क्योंकि अपन ने इंफॉर्मेशन देखी थी। एक तो आ जाएगा नॉन करेंट एसेट्स, दूसरा आ जाएगा आपका करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल, है ना? तो ऐसे ही है। मैंने यहाँ पे ये भी देखा था आपकी लायबिलिटी साइड में, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस के बाद नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फिर ट्रेड पेबल्स, अदर करेंट लायबिलिटीज, है ना? इतना लिखते हैं, फिर बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं लायबिलिटी साइड का। और तो कोई नहीं आएगा, देखते हैं बैलेंस शीट में क्या क्या लिखोगे आप। चलो बताओ, व्हाट यू विल राइट इन द बैलेंस शीट? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। नंबर 1, शेयर होल्डर्स फंड्स, देन शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर वारंट गिवन नहीं है तो क्या बनाने की जरूरत है, मुझे बताओ। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट गिवन है क्या? नो। फटाफट से आ जाओ नॉन करेंट लायबिलिटी पे। तो यस, जो चीजें नहीं गिवन उसको अपने को बनाने की जरूरत नहीं है, कल भी मैंने बोला था आपको। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसके अलावा तो और कुछ दिख नहीं रहा ना। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, ना ही डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, देखो चार्टर्ड्स। ना ही आपका कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, ना ही आपका कोई अदर नॉन करेंट लायबिलिटी है। आ जाओ फटाक से करंट लायबिलिटीज पे। करंट लायबिलिटीज में नंबर 1, ट्रेड पेबल्स, क्योंकि आपको क्रेडिटर्स गिवन थे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, क्यों सर? प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स गिवन है। सी, अदर करंट लायबिलिटी, डिविडेंड। तो ये हो गया आपका नोट नंबर 1, ये 2, 3, ये 4, ये 5, ये 6, और कहना इसी, ये मेरा टोटल हो जाएगा। और इसी के बाद फटाफट से मेरा क्या आ जाएगा?
असेट साइड, असेट्स में मेरा सबसे पहले आएगा नॉन करेंट असेट्स, कोई भी इंटेंजिबल गिवन नहीं है, लेकिन उसमें सबसे पहले गिवन है मेरे को पीपीई, नोट 7। सेकंड, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी अपने को क्वेश्चन में गिवन है, डायरेक्टली गिवन है, तो क्या मैं नोट बनाऊं इसका, बताओ। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डायरेक्टली गिवन है, क्या मैं इसको नोट बनाऊं चार्टर्ड, नो रिक्वायरमेंट एट ऑल। बट पीपीई के नोट बनाने पड़ेगा, दो चीजें गिवन है। हाँ, और प्रोविजन भी गिवन है। हाँ, इसके बाद कोई नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है। आ जाओ करेंट एसेट्स पे। करेंट एसेट्स में आ जाएगा इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 8, 9 और ये हो गया 10 टोटल। टोटल आ गया, ठीक है। तो अपने को टोटल 10 तो ही इसके हो जाएंगे। अदर करेंट लायबिलिटीज के बाद अपने को कौन सा बनाना पड़ेगा, 6 शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। 7 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पीपीई। 8 ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल के बाद आएगा 9th इन्वेंट्री, और ये लास्ट में आ जाएगा अपना 10th कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये तो मेरे नोट्स टू द अकाउंट्स हो गए कितने, बैलेंस शीट के। अब मैं बनाऊंगा फॉर्मेट किसका, स्टेटमेंट ऑफ पी और एल का। सबसे पहला आएगा सर इसमें इनकम्स। इनकम्स में आ गया मेरा पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नोट नंबर 11। बी अदर इनकम्स, नोट नंबर 12 टोटल। अब आएगा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या रॉ मटेरियल कंज्यूम गिवन है क्या, नो। परचेजेस गिवन है अपने को, पहला आ जाएगा परचेजेस। परचेजेस के बाद चेंज इन इन्वेंट्री, के बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डी फाइनेंस कॉस्ट, ई डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, क्योंकि प्रोविजन का ऑफ डेप्रीशिएशन भी गिवन है। एफ अदर एक्सपेंसेस, एंड द लास्ट वन टोटल। सर एक तो इन्वेंट्री का मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि ओपनिंग एंड क्लोजिंग गिवन है 13। उसके अलावा मुझे एक अदर एक्सपेंस का बनाना पड़ेगा 14, बस। यहाँ पे नोट नंबर 13, सॉरी 11, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 12
अदर इनकम, थर्टीन अदर एक्सपेंसेस, करेक्ट। और ये मेरा आ जाएगा क्या, पीबीटी। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा बी, इसको मैं बोलता हूं ए, इनकम माइनस एक्सपेंस, और लेस कर देंगे इसमें से प्रोविजन फॉर टैक्स, तो कहना इसे ये मेरा आ जाएगा पैट। यही मुझे चाहिए था। डन, फॉर्मेट रेडी। एक मिनट, मैंने ये गलत लिख दिया। इसको अपन बना रहे हैं चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री। और लास्ट वन हो जाएगा अदर एक्सपेंस। 14 नोट्स बनेंगे अपने। बताओ, यहां तक सब इजी। बस मेहनत का काम क्या है, फॉर्मेट याद होना चाहिए। और फॉर्मेट मैंने आपको याद कराने की जिम्मेदारी मेरी रखी थी, तो आई होप आपको याद तो है फॉर्मेट। करेक्ट है। नाउ अंडरस्टैंड। सबसे पहला शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में मैं पहले क्या लिखूंगा, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितनी है मेरी, 25 इंटू 10। ऑथोराइज शेयर कैपिटल में क्या लिखूंगा, 2500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10। ये कितना हो जाना चाहिए, 2,50,000 डिवाइड बाई 1000, मतलब 250। रुपीज इन थाउजेंड लिखना है भैया हमें, माइंड इट वेरी केयरफुली। रुपीज इन थाउजेंड लिखना है। हेलो। और फिर आ जाएगी हेडिंग इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। इसमें कितने शेयर्स हैं आपके, 20,000 शेयर्स हो गए। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10, तो ये कितना हो जाएगा 200, और ये डबल लाइन यहां पे कर देना। अच्छा, क्या ये नोट नंबर 1 मेरा हो गया खत्म, टेल मी। नोट 1 में और कुछ रह गया मेरा, कि मैं वैल्यू पुट कर दूं डायरेक्टली। देवांश सेट बोनस, क्या बोनस तो इसमें इंक्लूड कर दिया ना मैंने, क्या रह क्या गया सर। आपके एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे अगर आपने डिस्क्लोजर नहीं दिया यहाँ पे। बोनस बताना है नीचे, आउट ऑफ एबव out of above 5,000 equity shares are issued as bonus, करेक्ट, या कंसिडरेशन अदर देन कैश, करेक्ट। सर ये 200 मेरा टोटल हो गया। जैसे ही मेरा ये 200 आया, क्या मैं इसको इसकी जगह पे लिख दूं, यस, डन। चलो, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सर एक तो मेरे पास था सिक्योरिटी प्रीमियम, जो था 20 का, और 20 मैंने यूटिलाइज कर लिए, तो बचा 0। फिर आया जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व मेरे पास है 65 का। स्टेटमेंट ऑफ प्योरल, इसको अभी रोको। स्टेटमेंट ऑफ प्योरल कि अपन को प्रॉफिट एंड लॉस का तो अलग वर्किंग ही बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल निकालने के बाद। इसके अलावा एक आ गया मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व। कहां से आया, वर्किंग नोट नंबर 2। कितना आया, 70। याद आ रहा है आपको सर। इसके बाद और क्या आएगा सर, प्योरल। प्योरल का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 36 गिवन है आपको ट्रायल बैलेंस में, इनर कॉलम में लिखने का, लेस कर देने का बोनस। बोनस में कितना यूटिलाइज किया सर,
30 यूटिलाइज कर लिया, करेक्ट है। और इसमें से आपने डिविडेंड भी देना है। हाँ, डिविडेंड याद आया? ओ मेरे वंडरफुल फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, याद आया कि नहीं? डिविडेंड भी तो देना है। डिविडेंड कितना है सर? एक तो 20 का डिविडेंड है और 9 का इंटरिम डिविडेंड है। कहना इसे 29 लेस करूंगा मैं। नहीं याद आ रहा? अरे ये देखो 20 का डिविडेंड कम किया था। वर्किंग नोट नंबर 3। हाँ सर, वो भूल जाते हैं हम। हाँ। और इंटरिम डिविडेंड कहाँ गिवन है? क्वेश्चन में ही गिवन था 9। तो टोटल डिविडेंड कितना गया? 29। बताओ एडजस्टमेंट नंबर 3 में कब कोई दिक्कत? अभी इसको यहीं पे होल्ड करके आगे बढ़ जाओ। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने पीओरएल का करंट ईयर का बैलेंस नहीं निकाला है। करंट ईयर का बैलेंस कहां से आएगा? स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल से। तो इसको नोट नंबर 2 को भी होल्ड करते हैं अपन। यस। आ जाओ इसके बाद। और क्या गिवन है? नोट नंबर 3, नॉन करेंट लायबिलिटी 10% डिवेंचर्स। कितने के थे सर? 100 के। और तो कुछ था नहीं इसमें। 10% डिवेंचर 100 बैलेंस शीट में जाएगी 100। देन आ गया आपका क्या? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में आपके पास है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के हैं सर? 26 के। क्रेडिटर्स भी आ जाएंगे 26। अब इजी क्वेश्चन, कुछ बचा ही नहीं उसमें। करेंट लायबिलिटी, एक तो सर डिविडेंड, हाँ 20 का। ऊपर से मुझे एक बात बताओ, आपकी नॉन करेंट लायबिलिटी कितनी है? 10% डिवेंचर है। क्या इस साल का इंटरेस्ट भी तो अक्रू होगा? उस पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी तो अक्रू होगा। 10% डिवेंचर है तो क्या उसका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग नहीं होगा? हाँ। वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट करंट लायबिलिटी होगी या नॉन करंट? करंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, अच्छा इसके लिए लिख लेना वर्किंग नोट 3। 100 का 10%, 10, 30। सो मेरा करंट लायबिलिटी कितना हो गया? एक मिनट, शॉर्ट टर्म अदर करंट लायबिलिटी कितना हो गया? 30। एक मिनट, शायद मैंने ही ना नंबरिंग गलत कर दी। इसको 6 कर लेना भाई, और इसको 5। तो 6 और इसको 5। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसमें आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स। इसको होल्ड करना पड़ेगा सर। क्यों? क्योंकि टैक्स का प्रोविजन आप लगाओगे कितने परसेंट? 40%। और ये 40% कहां से आएगा? स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल जो करंट ईयर का निकालोगे। यस, रुकना पड़ेगा। आ जाओ पीपीई पर। पीपीई पर क्या क्या गिवन है सर? लैंड गिवन है। लैंड कितने की होगी सर? 110 की थी प्लस 70, 180। प्लांट एंड मशीनरी, सर प्लांट एंड मशीनरी मेरे पास है 385 की, जिसमें से मैंने 5 की तो बेच दी। याद है 5 की बेच दी थी, जिसकी वजह से गलती से सस्पेंस अकाउंट खुल गया था। अरे हाँ या ना? तो इसकी कॉस्ट है 380, और लेस करूंगा इसमें से प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। मेरा डेप्रीशिएशन का प्रोविजन 86 का गिवन है बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में। देखो सस्पेंस अकाउंट के ऊपर गिवन है ट्रायल बैलेंस पे। ये देखो, इसमें से 86 में से 4 तो वो वाली का था जो बेच दिया मैंने, कहना इसे 82 ही बचा। लेस करो इसको, कितना बचा? 380। और एक मिनट रुको, 10% तो एक और एडजस्टमेंट है क्या? हाँ सर है। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 10%। 10% का और डेप्रिसिएशन लगाओ, तो मुझे बताओ कितनी बची? 380 पे 10% और लगाओ।
इट विल बी योर सर 86 तो था ही, 4 हटाया प्लस 38, 86 माइनस 4 प्लस 38, 120 का प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, लेस करो माइनस 380, 260। बोलो ये समझ में आया? डन, 260 हो गया, टोटल कर लो 260 प्लस 180, तो ये आपका आ गया 440, 440 इज योर टोटल। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डायरेक्टली गिवन है 43 का, नॉट एन इशू। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का नोट क्या था और ट्रेड रिसीवेबल का नोट क्या था? सर इन्वेंट्री में क्लोजिंग स्टॉक गिवन है अपने को 30 का, कोई दिक्कत ही नहीं। ये रहा इन्वेंट्री, करेक्ट, नोट नंबर 9 है, इन्वेंट्री का नोट 9 है और ये 8 है, तो ये 30। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स देख लेंगे अपन, डेटर्स कितने के हैं? डेटर्स बेटा अपने को गिवन है क्वेश्चन में 48 के, और इस 48 में कुछ और एडजस्टमेंट है नहीं, खत्म, हो गया खत्म। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? सर बैंक अकेला है उसमें, 10, 10, ठीक है। ये मेरा खत्म हो गया पूरा बैलेंस शीट का। अब मैं जा रहा हूं किस पे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में मुझे क्या चाहिए? सेल्स। सेल्स कितनी है? सेल्स गिवन है सर मेरे को 350, तो नोट नंबर 11 के सामने आ गया 350। अदर इनकम में क्या आएगा? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पीपीई। ये कहां से आया? वर्किंग नोट 4। कितने का प्रॉफिट था? 1 का, 1000 का प्रॉफिट था, याद हो रहा होगा आपको। हाँ, इट विल बी 1 एंड दिस विल बी द टफेस्ट टोटल 351। परचेजेस हैं क्या? हाँ सर डायरेक्ट लिख सकते हैं 160। क्या मैं परचेजेस डायरेक्ट लिख सकता हूँ? हाँ। चेंजेस इन इन्वेंट्री, चलो ओपनिंग कितने का है? 10, क्लोजिंग कितने का है? 30, चेंज कितने का हुआ? -20, कैन आई सी आ जाएगा -20, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट है क्या? नहीं गिवन है। फाइनेंस कॉस्ट है क्या? है। कहां से आई? इंटरेस्ट है ना 10 का। अरे इसको मैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिख सकता हूं कि नहीं? हाँ। डेप्रीशिएशन है करंट ईयर में, यस 38 का डेप्रीशिएशन। अदर एक्सपेंसेस नोट 14, आ जाओ। एक तो आपको एडमिन एक्सपेंसेस हैं, कितने? बोले सर 15। सर सेलिंग एक्सपेंसेस भी हैं आपके पास 15, और उसके ऊपर फैक्ट्री के एक्सपेंसेस भी हैं 30, सो कैन आई से इट मेक्स 60। क्या आ गया मेरा? 60। जरा टोटल कर लेते हैं इसका भी, तो 160 माइनस 20 प्लस 10 प्लस 38 प्लस 60, 248 माइनस 351, तो मेरा ये हो गया 103 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस पे मैंने 40% प्रोविजन बना दिया इंटू 40%, तो ये हो जाएगा 41.2। कितना आ रहा है ये? 61.8 आ रहा होगा, चेक करो 61.8। अब इन दोनों को मैं कहां रख दूंगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो इसको लिख दूंगा पैट। ये कहां से आया? स्टेटमेंट ऑफ पी और एल से 61.2।
और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहां से आया? स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल से 41.2। तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी चला जाएगा बैलेंस शीट में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 41.2। और एक बार जनरल रिजर्व, सॉरी रिवैल्यूएशन रिजर्व का भी निकाल लो। देखो 36 माइनस 30 माइनस 29 प्लस 61.2, 38.2 आ रहा होगा आपका स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल, और इसको ऐड कर दिया प्लस 65 प्लस 70, ये हो जाएगा 173.2, सॉरी 0.8, 173.8 आ रहा है शायद, 0.8। करेक्ट, 173.8। तो इसको मैं कहां लिख दूंगा? एक बार बैलेंस शीट का टोटल कर लो, क्या बैलेंस शीट टल्ली हो गई? 571, दोनों साइड के एक टाइम, एक साइड का? दिस वाज द क्वेश्चन। दोनों साइड का ही होगा ना यार। अब आज अपन ने ये क्वेश्चन किया, कल फटाफट से, कल और परसों में अपन इसके सारे स्टेटमेंट ऑफ पीओरएल और बैलेंस शीट के क्वेश्चन कर देंगे। परसों अपने को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इनएडिक्वेसी ऑफ डिविडेंड, परसों इस चैप्टर का उठावना कर देंगे। ठीक है, तो बाकी की बातें अपन करेंगे मंडे। कब करेंगे? मंडे। मैंने ऑलरेडी बोला हुआ था, मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा हैंड रिटन नोट्स की आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर, बट तब तक आपको साथ में बनाना था। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मंडे क्लास रखेंगे अपन, ठीक है, मेरी वाली। ओके, बाय बाय।